नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बड़े बदलाव की जिसने पूरे इंडियन हायर एजुकेशन लैंडस्केप को हिला दिया है, द विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल। बायोकिम गुरु सर, ये बिल इतना बड़ा वाटरशेड मोमेंट क्यों माना जा रहा है? रिया, ये सिर्फ एक छोटा मोटा रिफॉर्म नहीं है, ये एक अथॉरिटेरियन टेकओवर जैसा है। सरकार का कहना है कि ये बिल रेगुलेटरी लैंडस्केप को स्ट्रीमलाइन करेगा। ये बिल 3 बड़े निकायों को बदल रहा है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एआईसीटीई और एनसीटीई को, और उनकी जगह एक सिंगल सुपर रेगुलेटर ला रहा है। लेकिन ऑपोजिशंस का कहना है कि इसका असली मकसद ऑटोनॉमी को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पावर का अनप्रेसिडेंटेड सेंट्रलाइजेशन है, जो यूनिवर्सिटीज को सीधा पॉलिटिकल कंट्रोल के अधीन कर देगा। ओह, तो ये कंसोलिडेशन ऑफ पावर है जिसे कंसोलिडेशन का नाम दिया जा रहा है। अगर ये नया कमीशन बन जाता है तो इसकी बनावट कैसी होगी सर? क्या इसमें एकेडमिक्स की आवाज होगी? आपके सवाल में ही जवाब है। ये कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसमें ज्यादातर सदस्य मेजर मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट अपॉइंटेड हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज और वाइस चांसलर्स होंगे, जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोसेसेस से चुना जाएगा। अगर 12 से 15 सदस्य हैं तो उनमें से केवल 2 या 3 ही इंडिपेंडेंट एकेडमिक्स हो सकते हैं, और उन्हें भी सरकार ही चुनेगी। ये यूजीसी एक्ट से एक शार्प ऑपोजिट है, जहां एकेडमिक वॉइसेस अब पूरी तरह से मार्जिनलाइज्ड हैं। यानी एकेडमिक्स की बात कौन सुनेगा? और क्या ये नया बॉडी सच में ऑटोनमस रहेगा या ये सिर्फ सरकार का विस्तार होगा? ऑपोजिशन पार्टीज कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी की बात तो भूल ही जाइए। बिल में एक क्रूशल क्लॉज है, सेक्शन 15 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज जी, जो ये साफ करता है कि कमीशन शैल बी बाउंड बाय सेंट्रल पॉलिसी डायरेक्शंस, और अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो द गवर्नमेंट्स डिसीजन शैल बी फाइनल। इस एक क्लॉज ने ही ऑटोनमस रेगुलेटर की सारी फिक्शन खत्म कर दी। अब हायर एजुकेशन का हर एस्पेक्ट, करिकुलम, एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स, फी नॉर्म्स, सरकार की इच्छा का एक्सटेंशन बन जाएगा। ये तो बहुत गंभीर है। सरकार कहती है कि वे ऑटोनॉमी प्रमोट करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द ऑपोजिशन इज ऑल्सो सेइंग दैट द डेथ ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। आज यूनिवर्सिटीज के पास लिमिटेड एकेडमिक फ्रीडम्स हैं, जैसे सिलेबाई बनाना, स्कॉलरशिप के आधार पर हायरिंग करना और रिसर्च डायरेक्शंस तय करना। नए डिस्पेंसेशन के तहत ये सब गायब हो जाएगा। ये नया कमीशन हर फंक्शन के लिए प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म सेट करेगा। प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स यानी क्या सर? यानी फीस से लेकर करिकुला तक हर चीज के लिए रूल्स तय होंगे, और अगर कोई यूनिवर्सिटी नॉन कंप्लायंट पाई जाती है तो कमीशन के पास उसे रिवोक परमिशन करने, इमीडिएट क्लोजर का आदेश देने और यहां तक कि इम्प्रिजनमेंट यानी कैद सहित क्रिमिनल पेनल्टीज लगाने की शक्ति होगी। यदि कोई यूनिवर्सिटी करिकुलर इनोवेशन करने की कोशिश भी करती है तो उसे रिजिड टेम्पलेट से डिविएशन के लिए पेनलाइज किया जा सकता है। तो ये स्थिति यूनिवर्सिटीज को इनोवेशन और डिसेंट से दूर रखेगी, क्योंकि उन्हें हर हाल में रेगुलेटरी मूड के हिसाब से चलना होगा। बिल्कुल। जब सर्वाइवल ही रेगुलेटरी मूड पर निर्भर करता है तो यूनिवर्सिटी ना तो क्रिटिकल रिसर्च पब्लिश करेगी और ना ही कोई रिस्क लेगी। चलिए अब सबसे बड़े पहलू पर आते हैं, पैसा। ये बिल फंडिंग को कैसे बदलता है? क्या यूनिवर्सिटीज को अब भी ग्रांट्स मिलेंगी? नहीं, और यही सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल शिफ्ट है, जिसे डिस्गाइज्ड प्राइवेटाइजेशन कहा जा रहा है। ये बिल यूजीसी की स्टैट्यूटरी ग्रांट गिविंग अथॉरिटी को खत्म कर देता है। पब्लिक फंडिंग और पब्लिक पर्पस का लिंक टूट जाता है। इसके बजाय HEFA यानी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी डी फैक्टो मैकेनिज्म बन जाएगा। HEFA का मॉडल क्या है? HEFA का लॉजिक है बोरो नाउ जनरेट रेवेन्यू लेटर, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी हायरिंग के लिए भी इंस्टीट्यूशंस को लोन्स लेने होंगे और उन्हें इंटरेस्ट के साथ रीपे करना होगा। ये यूनिवर्सिटीज को कमर्शियल इंटरप्राइजेस की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर करता है। और इससे छात्रों पर क्या असर होगा? क्या फीस बढ़ेगी? हाँ, ये इक्विटी के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा। अपनी डेट सर्विस करने के लिए यूनिवर्सिटीज को फीस शार्पली इंक्रीज करनी पड़ेगी और वो हाई कॉस्ट सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स शुरू करेंगे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज गरीब और मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स के लिए एकमात्र एक्सेसिबल रूट है। फीस बढ़ने से या तो वे ड्रॉप आउट होंगे या फिर प्राइवेट डेट लेने पर मजबूर होंगे, जो एक जॉब स्केर्स इकोनॉमी में ट्रैप्स बन जाते हैं। ये कमर्शियल इंपेरेटिव किन विषयों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? उन विषयों को जिनका मार्केट वैल्यू कम है या जिनसे तुरंत रेवेन्यू नहीं आता। ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स, प्योर साइंसेज, रीजनल लैंग्वेजेस, ये सब हॉलोड आउट हो जाएंगे।
ये वही फील्ड्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल जजमेंट, सोशल लिटरेसी और द कैपेसिटी टू क्वेश्चन पावर पैदा करते हैं। इन क्षेत्रों को स्टाविंग करना कोई लैटरल डैमेज नहीं, ये स्ट्रेटेजिक है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम थिंकर्स की जगह टेक्नीशियंस ज्यादा पैदा करेगी? बिल्कुल। बिल का रेजीम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कंप्लायंस एंड मार्केट अलाइनमेंट क्रिटिकल नॉलेज को खत्म कर देगा। यशपाल कमेटी ने भी चेतावनी दी थी कि इनोवेशन अक्सर डिसिप्लिनरी इंटरसेक्शंस पर पनपता है, जो इस बिल से खत्म हो जाएंगे। सर, इंडिया एक फेडरल देश है और एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट है, तो इस बिल में स्टेट्स का क्या रोल है? स्टेट्स को लगभग स्पेक्टेटर्स तक सीमित कर दिया गया है। कमीशन में उनका रिप्रेजेंटेशन नेग्लिजिबल है। राज्यों का स्टैंडर्ड्स, एक्रेडिटेशन नॉर्म्स या फंडिंग डिसीजंस में कोई मीनिंगफुल रोल नहीं होगा। थॉमस आइजैक, पूर्व केरला फाइनेंस मिनिस्टर, ने चेतावनी दी थी कि यूजीसी ग्रांट्स खत्म होने से राज्यों को 60-40 सेंटर स्टेट फंडिंग मॉडल की ओर धकेला जा सकता है, जिससे उनकी फिस्कल ऑटोनॉमी कम हो जाएगी। यानी तमिलनाडु, केरल या वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में बनी यूनिवर्सिटीज को अब दिल्ली सेंट्रिक मैंडेट से शासित होना पड़ेगा, जिसमें रीजनल कॉन्टेक्स्ट की अनदेखी होगी। जी हाँ, ये कमांड एंड कंट्रोल एजुकेशनल अपैरेटस इंडिया के फेडरल फैब्रिक के लिए पूरी तरह से इंडिफरेंट है। तो सर, ये सब सुनने के बाद ये साफ है कि बिल स्ट्रक्चर में गहरे बदलाव ला रहा है। लेकिन सर, सोर्सेज के हिसाब से इंडियन हायर एजुकेशन की रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिन्हें ये बिल एड्रेस नहीं कर रहा? बहुत जरूरी सवाल है। बिल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है। असली समस्याएं ये हैं: क्रॉनिक अंडरफंडिंग, यानी हम जीडीपी का सिर्फ 3.1% खर्च कर रहे हैं, जो कि 6% बेंचमार्क से आधा है। पॉलिटिकल कैप्चर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, वाइस चांसलर्स अब स्कॉलरशिप के बजाय पॉलिटिकल लॉयल्टी के आधार पर चुने जाते हैं। कैजुअलाइजेशन ऑफ एकेडमिक लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग ने इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट को बर्बाद कर दिया है। डेटा सप्रेशन, सरकार को इनकन्वीनियंट लगने वाला डेटा गायब कर दिया जाता है, जिससे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। डिक्लाइनिंग क्वालिटी, बीजेपी एमपी राया कृष्णैया ने भी राज्यसभा में कहा था कि हायर एजुकेशन क्वालिटी इतनी गिर गई है कि ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी स्किल्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती हैं। तो बिल इन बुनियादी समस्याओं को ठीक करने के बजाय राजनीतिक नियंत्रण को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है और ऑटोनॉमी छीन रहा है। बिल्कुल। द सोर्सेज इसे स्टेट इंजीनियर डिटीरियोरेशन मानते हैं। ये बिल इंडिया को उन अथॉरिटेरियन स्टेट्स के एजुकेशन सिस्टम्स जैसा बना रहा है, जहां यूनिवर्सिटीज सिर्फ एक्सटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करती हैं, जबकि ग्लोबली सक्सेसफुल यूनिवर्सिटीज रोबस्ट ऑटोनॉमी के साथ ऑपरेट करती हैं। तो अंत में ये बिल हमें किस चौराहे पर खड़ा करता है? चॉइस स्टाक है: हायर एजुकेशन एज अ राइट और अ प्रिविलेज एंड नॉलेज सर्विंग सोसाइटी और पावर। सोर्सेज का मानना है कि लेफ्ट पार्टीज इसे रिफॉर्म नहीं बल्कि एजुकेशनल सब्जुगेशन के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि ये बिल हमारे डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज स्पेसेस ऑफ इंक्वायरी एंड क्रिटिक का अपना रोल खोकर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट कंट्रोल बन जाएंगी। So today, so far we have seen implications of new Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill. In next part, we will see how much penalty is decided for rule violations by institutions in India. So we take a break and meet in next part. If like this podcast, please like and subscribe and share this podcast. Welcome back. In this podcast में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 बड़े पॉलिसी शिफ्ट की बात करेंगे, जो आपकी पढ़ाई और हायर एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। बायोकेम गुरु, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा नया रेगुलेशन है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नमस्ते रिया, बिल्कुल, ये बदलाव बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 लोकसभा में पेश किया है। ये एक डिसाइसिव शिफ्ट है, क्योंकि अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ सलाह या एडवाइजरी नजेस नहीं मिलेंगे। अब स्टैट्यूटरी पेनल्टीज पर आधारित एक नया सिस्टम आ रहा है, जिसके साथ मैंडेटरी ट्रांसपेरेंसी और एक्रेडिटेशन लिंक्ड ऑटोनॉमी भी होगी। वाओ, स्टैट्यूटरी पेनल्टीज? इसका मतलब क्या कॉलेजेस को अब स्ट्रिक्ट फाइन्स लगेंगी? हाँ बिल्कुल, पहली बार एक ग्रेडेड पेनल्टी फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन कानून या रेगुलेशन का उल्लंघन करता है तो शुरुआती फाइन 10 लाख रुपए होगी। अगर वो बार बार ऑफेंस करते हैं तो ये 30 लाख रुपए तक बढ़ सकती है, और अगर वे लगातार परसिस्टेंट वायलेशंस करते हैं तो ये 75 लाख रुपीस तक जा सकती है। इतने बड़े फाइन्स? पर क्या रेगुलेटरी बॉडी के पास सिर्फ फाइन लगाने की ही पावर है? नहीं, एक्सट्रीम केसेस में रेगुलेटर्स सस्पेंशन ऑफ डिग्री अवॉर्डिंग पावर्स की सिफारिश कर सकते हैं, एफिलिएशन वापस ले सकते हैं या क्लोजर की भी सिफारिश कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सख्त कदम है। सर, हमने सुना है कि पहले फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आती थी पर कोई एक्शन नहीं होता था। क्या ये नया बिल उन अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस को भी रोकेगा? हाँ, ये सबसे जरूरी कदम है।
पहले यूजीसी, जो अब सीज टू एग्जिस्ट करेगी, फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट तो निकालती थी पर ज्यादा एक्शन नहीं हो पाता था। नतीजतन कई स्टूडेंट्स को इनवैलिड डिग्रीज मिलती थीं और फाइनेंशियल लॉसेस होते थे। ये बिल अब अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए ₹2 करोड़ पेनल्टी और इमीडिएट शटडाउन का प्रावधान करता है। तो अब इलीगल इंस्टीट्यूशंस को शट डाउन करना आसान होगा, लेकिन क्या इससे वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल में सेफगार्ड्स हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी रेगुलेटरी एक्शन का असर एनरोल स्टूडेंट्स पर बुरा ना पड़े, जिससे एकेडमिक डिसरप्शन को रोका जा सके। छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। ये तो अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये रेगुलेशन अच्छे इंस्टीट्यूशंस को भी ऑटोनॉमी देगा? जरूर, बिल ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क को भी बदलता है। सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अब फुल एक्रेडिटेशन की ओर बढ़ना होगा। ये एक्रेडिटेशन ही उन्हें ग्रेडेड एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दिलाएगा। यानी जो कॉलेजेस अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जो हाई परफॉर्मिंग कॉलेजेस पहले सिर्फ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज पर निर्भर थे, उन्हें अब खुद के नाम पर डिग्रीज देने के लिए ऑथराइज किया जा सकता है, अगर उन्हें रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए। ये मॉडल ओवर एफिलिएशन के बोझ को कम करेगा और इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनमस मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपसेस बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा, जो NEP 2020 गोल्स के अनुरूप है। यानी परफॉर्मेंस ही ऑटोनॉमी की है। और ट्रांसपेरेंसी के बारे में क्या इंस्टीट्यूशंस को अपनी जानकारी पब्लिकली डिस्क्लोज करनी होगी? हाँ, ये एक और बड़ा बदलाव है। पहले के रेगुलेटरी रेजीम्स एग्जीक्यूटिव गाइडलाइंस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते थे, लेकिन इस बिल में ट्रांसपेरेंसी को स्टैट्यूट में हार्ड वायर किया गया है। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस को कानूनी रूप से पब्लिकली डिस्क्लोज करना होगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट्स, फैकल्टी डिटेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज, लर्निंग आउटकम्स और एक्रेडिटेशन स्टेटस। अगर कोई इंस्टीट्यूशन गलत जानकारी दे तो? अगर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग डिस्क्लोजर करता है तो इससे रेगुलेटरी एक्शन शुरू हो सकता है और रेगुलेटर को 60 डेज के भीतर मैंडेटेड एक्शन लेना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स भी कंपलसरी किए गए हैं। ये छात्रों को इंस्टीट्यूशनल मिसकंडक्ट को चैलेंज करने का एक फॉर्मल चैनल देगा। तो ये बिल हायर एजुकेशन के लिए एक तरह से गेम चेंजर है, जो पेनल्टी और ऑटोनॉमी को एक साथ जोड़ता है और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। सही कहा, ये एजुकेशनल लैंडस्केप को साफ करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। Thank you, Biochem Guru. So next time we will be meet with new topic related to higher education. Till then, bye. Thanks and bye, Ria. If like this podcast, please like and subscribe and share this podcast.